नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जब जब आपसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा लगता है कि अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को जहाँ आत्मसंतुष्टि होती है वहीं सब कुछ मिल गया मानो लगता है। और ये आत्मसंतुष्टि वहीं मिलती है जहाँ उसे स्नेह मिलता है, जहाँ उसका लगाव होता है। तो साथियों, हमने जो समय समय पर आपको सामग्री दी है उसको आपने पसंद की है, ये बहुत खुशी की बात है। और इससे जो पुरानी पीढ़ी की जो सोच है, उनका जीवन के बारे में जो दृष्टिकोण है, वो आज की पीढ़ी को देखने को और सुनने को मिलता है। हमें खुशी है कि वर्तमान पीढ़ी इन बातों को बहुत पसंद करती है। ये संतोष का विषय है। तो आज की पोस्ट में हम आपको एक ऐसा ही वाकया बता रहे हैं, जीवन का एक दृष्टिकोण बता रहे हैं, जो मैंने बचपन में अपने गुरुजी से सुना है, बैठ कर के देखा है। तो ये मानवीय संवेदना और एक दूसरे को सहयोग के बारे में है। इसे लिया गया है वर्ष 2021 में त्रिवेणी कला संगम जयपुर द्वारा प्रकाशित मेरी जीवनी कुछ कुछ यादों से। कुछ कुछ ही यादें जो है मेरे जीवन का निचोड़ है, महत्वपूर्ण घटनाओं का एक दस्तावेज है। और जीवनी और आत्मकथा ये अगर सच्चे हैं, व्यक्ति विशेष के जीवन से मिलते हैं, तो ये सर्वग्राह्य हैं। मेरी जो आत्मकथा है कुछ कुछ यादें, ये 2021 में त्रिवेणी कला संगम जयपुर द्वारा प्रकाशित हुई और जम्मू साहित्य अकादमी द्वारा इसकी गुणवत्ता को देखकर इसको पुरस्कृत किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। तो साथियों, मैंने बचपन में जो तकलीफ़ें देखी हैं, बुजुर्गों के जो आख्यान सुने हैं, उनकी जो सीख सुनी है, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। और इसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। तो ये खुशी की बात है। आप लोग भी सब जानिए इसको। इसकी एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो जीवन में संवेदनशीलता को बताती है। साथियों, बचपन में जब मैं 8वीं पास करके और 9वीं में पहुंचा तो साइंस बायोलॉजी ली। 8वीं तक मेरे संस्कृत माध्यम से मैंने पढ़ाई करी है, प्रवेशिका संस्कृत स्कूल मेड में। और वही स्कूल मेरे पिताजी और उनके मित्र कन्हैयालाल जी शर्मा, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत थे, उनके द्वारा मेरे निवास स्थान श्री सियावर जी के मंदिर के पास में झूमका मंदिर में चलाई है। उसके संचालन की जो व्यय थे, ये एक प्राइवेट छोटी सी स्कूल थी। उन खर्चों का जो है व्यवस्था है, उन खर्चों की या उनके शिक्षकों को जो वेतन है ये देना है, तो ये मेरे पिताजी देते थे। वहाँ के महंत थे श्री सियावर जी के, और कन्हैयालाल जी वर्मा वहाँ के शिक्षक थे। दोनों मित्रों ने खूब चलाई, निःशुल्क रूप से चलाई। जंगल में थी स्कूल। उसके बाद में इसको 1969 में शायद सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, और अब ये मेड में वरिष्ठ संस्कृत उपाध्याय विद्यालय के नाम से संचालित है। हमने पढ़ाई वहीं की, और उस समय संस्कृत का वर्चस्व था। बहुत से लोगों ने वहाँ पढ़ाई करी। मेरे पिताजी जो है इस जंगल में स्थापित स्कूल में पढ़ने के लिए वहाँ के जो केवट के वंशज है, कीर जाति, जो बिल्कुल अनपढ़ मानी जाती है, उनके बच्चों को डरा के कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना है, उनके माता पिता की हिम्मत नहीं थी कि मेरे पिताजी के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना कर सके।
तो हुआ ये कि आज जो कीरों की ढाणी है, बड़की ढाणी जिसको बोलते हैं, वो अशिक्षा के दायरे में है, पढ़े लिखे नहीं है। वो खजूर काटते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, झाड़ू बुहारी के लिए पत्ते काटते हैं खजूरों के, लेकिन शिक्षा चली गई। तो आज हर किसी को आश्चर्य होता है कि जिनकी उम्र आज 65 साल से ऊपर है वो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। क्यों? डर की वजह से, पिताजी के डर की वजह से वो स्कूल जाते थे और स्कूल चला, खूब तरक्की करे, सैकड़ों बच्चे निकले, आरएस बने, आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, BAMS वगैरह करके, और संस्कार उनको मिले। तो साथियों, मैंने 9वीं पास करके साइंस बायोलॉजी में मेरा मन नहीं लगा। प्रथम श्रेणी से पास करी थी परीक्षा, लेकिन मन नहीं लगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे बड़े भाई बाबूलाल जी को सेठ जी की कैंटीन में काम करने के लिए कलकत्ता भेज दिया। ये सब उसके आधार पर बता रहा हूँ, कुछ कुछ यादें मेरी आत्मकथा है उसके आधार पर। तो वहाँ पे जाके मैंने तो सोचा था कि 9वीं पास हूँ, मुझे मुनीम बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कप प्लेट साफ करने लगे। कैंटीन एरिया के अंदर सेठ जी की कैंटीन थी, और वहाँ पे जो नेपाली वगैरह जो भी आते थे, हम उनको बोलते थे, साथी क्या पियोगे, चाय या ठंडा? और वो कहता वैसा हम देते, और फिर उनके झूठे कप प्लेट उठा करके धोने चले जाते। यही दिनचर्या थी। लेकिन मेरे स्वाभिमान ने विद्रोह किया, और मैंने सेठ जी, मेरे भाई से बात करी कि मेरा मन नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ आगे जाके। तो सेठ जी से बात करी, सेठ जी ने 2 तो चांटे रसीद किए और कहा कि अभी कराता हूँ तेरे को पढ़ाई। और मेरे भाई से कहा कि ऐसा करो, जो तुम्हारी 100 रुपये महीने की तनख्वाह थी और रोटी कपड़ा फ्री था, और साल में एक बार हमारे देश यानी राजस्थान आने का किराया भाड़ा सेठ जी का था, वो सारे टर्म्स कंडीशन टूट गए और हमें किराया देके सेठ जी ने भेज दिया। तो मेरे भाई तो चले गए गांव, और मैं पिताजी के डर के मारे जयपुर ही रह गया। तो मैंने फिर वहाँ आके प्राइवेट 10वीं के फार्म भरे, आर्ट्स विषय लेके, हिंदी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। पास हुआ मैं गुड 2nd डिवीज़न से, और अगले साल फिर मैंने दरबार स्कूल में आर्ट्स विषय लेके पढ़ाई शुरू की। स्कूल में प्रथम स्थान मिला मुझे, 75% यानी विशेष योग्यता के अंक आए मेरे अर्थशास्त्र में, और हिंदी मेरा प्रिय विषय था, क्योंकि मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तभी से कविताएं लिखने लगा था। तो यूँ साथियों सब चलता रहा। बाद में घर आए तो मेरे भाई बाबूलाल जी ने अपने लिए नए कपड़े सिलवाए थे, एक पैंट और एक बुशर्ट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम पढ़ने जाते हो, ये मेरे क्या काम के हैं, मैं तो यहाँ जंगल में रहता हूँ, खेती करता हूँ। तो उन्होंने अपने वो कपड़े मुझे दे दिए। तो साथियों ये मामूली घटना नहीं है। व्यक्ति के पास स्वयं के पास साधन नहीं है, लेकिन यदि वो संस्कार व संवेदनशीलता के वशीभूत होकर के अपने पास की चीज़ों का त्याग करता है, किसी को डोनेट करता है, तो ये बहुत बड़ा गुण है उस व्यक्ति का। भाई गरीब थे, गरीबी में ही जीवन काटा। वो इसलिए सिद्धांतवादी थे, स्वाभिमानी थे और अक्खड़ प्रवृत्ति के थे। मेरे पिताजी भी काफ़ी कुछ ऐसे ही थे, उनके गुण उनके ऊपर था। तो उनके एक ही पुत्र है, उनका उससे तालमेल नहीं बैठा, शादी हो गई पुत्र की, लेकिन मेरी भाभी को लेकर मेरे भाई खेत पर रहने लगे, एक कच्चा झोंपड़ा बना लिया। आगे जा कर के भगवान का निर्णय देखिए, मेरी भाभी अंधी हो गई, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तो मेरे भाई ने अपने पुत्र की मदद नहीं ली, खाना भी उससे नहीं खाया। पिछले लगभग 30-35 साल से मेरे भाई खाना बना रहे हैं, मेरी भाभी को खिला रहे हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, और वहीं झोंपड़ों में रहते हैं, वहीं खेती करते हैं। तो साथियों, भले इसे स्वाभिमान कह लें, लेकिन ये
पुरानी पीढ़ी की कमी भी कही जा सकती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है पुरानी पीढ़ी को भी उसके साथ साथ कमोबेश रूप में बदलाव लाना चाहिए, तभी दोनों का तालमेल बैठेगा। नहीं दो पीढ़ियों का संघर्ष बढ़ता ही जाएगा, जो ठीक नहीं है मनुष्य के जीवन के विकास के लिए। तो साथियों 15 जून 2024 की बात है। मैं मेरे गांव ही था, आजकल ज़्यादातर वहीं रहता हूँ। रात को बारिश का खतरनाक तूफान आया और उसमें झोंपड़ी, चादरें, मकानों की ये सब उड़ करके चले गए। मैं सुबह जब खेत पे घूमने गया तो देखा मेरे भाई गमगीन बैठे हैं, पास में मेरी भाभी बैठी हैं, उनका छप्पर टूट गया, बैठने का तख्ता टूट गया और झोंपड़ी वगैरह सब तहस नहस हो गया। मैं बैठा, उनसे बात करी, मेरा मन द्रवित हो गया और मैंने सोचा कि मैं इनकी कुछ मदद करूंगा, लेकिन मैं जानता था मेरे भाई मुझसे कोई मदद नहीं लेंगे। मैंने उनको दिलासा दिलाया, धीरज बंधाया और मैं वापस जयपुर आ गया। तो साथियों इस पोस्ट में मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य सोचता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इससे बदला लूँगा, ये विकास करूँगा, ये नया काम करूँगा। लेकिन मेरे पिताजी की एक जीवनी है कर्मयोगी, जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, उसका 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि मन तो खेचे धन करूं, धन कर करूं गुलाम, हाथ कतरणी राम कह भई राखच है अनुमान। ये ढूंढाड़ी कहावत है। उसका मतलब है कि मनुष्य का मन कहता है कि मेरे पास धन हो जाए, और धन हो जाए तो मैं लोगों को गुलाम बना लूं। लेकिन भाई भगवान के हाथ में है कैंची, वो क्या चाहते हैं। अगर कोई गलत तरीके से आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसकी ऊपर की डोर को, ऊपर की छोर को काट देता है ताकि वो नीचे वाले के बराबर हो जाए। भगवान सबको बराबर रखता है। तो साथियों ये पोस्ट देखिए जो आज के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और कृपया इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। त्रिवेणी कला संगम आपका अपना चैनल है और ये संस्कार, संस्कृति, परंपरा और इतिहास इन सबको उजागर करने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।